क्या आप या आपके परिवार में से किसी सदस्य ने नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी को खोया है? क्या आपको पता है कि नवजात शिशु की मॉर्टेलिटी और मृत्यु के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह होती है लो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ ये टॉपिक बहुत से मरीजों ने रिक्वेस्ट किया गया है, तो ये टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। बाय द वे, आज का हमारा टॉपिक हाइपोग्लाइसीमिया की सीरीज़ का भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। तो देखिए, इस कंडीशन को हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। क्या होता है नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया? तो चलिए हम इस वर्ड को तोड़ते हैं। तो नियोनेट, जब एक बच्चे की उम्र 1 महीना यानी 4 सप्ताह से कम होती है उसको हम नियोनेट कहते हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर के खून के अंदर शक्कर की मात्रा ज़रूरत से कम हो जाए तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। यानी अगर नवजात शिशु के अंदर जब शक्कर की मात्रा कम होए तो इस पूरी कंडीशन को हम नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया या तो हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूबॉर्न बेबीज भी कहते हैं। तो क्या होता है ये कंडीशन? किन मरीजों को ये होने की संभावना ज़्यादा है? अगर ये कंडीशन होती है तो आपके शरीर में क्या लक्षण आ सकते हैं? इसको हम कैसे जांचते हैं, कैसे ठीक करते हैं, और अगर सही तरीके से इसको कंट्रोल में नहीं किया तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आपको आज का इस वीडियो अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. If you click on that link, then this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो नवजात शिशु के अंदर ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? नॉर्मल हम बात करेंगे पहले। देखिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसका ब्लड शुगर कुछ घंटों के अंदर 36 मिलीग्राम डेसीलीटर से थोड़ा कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बच्चे की उम्र 3 दिन से कम है तब वो बच्चे के अंदर जो ब्लड शुगर की मात्रा 40 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। जैसे ही बच्चा 3 दिन से ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसके ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ के 50 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आ जाता है। ये होता है नॉर्मल लेवल, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया का लेवल क्या होना चाहिए। तो देखिए, बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तब अगर उसके 24 घंटों के अंदर अगर उसका ब्लड शुगर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं। जैसे ही बच्चे की उम्र 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद में अगर उसका ब्लड शुगर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो भी हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन हर 1000 बच्चों में से 1 से 3 बच्चों में होने के रिस्क होते हैं, और इनफैक्ट ये रिस्क तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर बच्चे की माता को कोई प्रॉब्लम है या तो बच्चे को और कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये रिस्क 30% तक भी बढ़ जाते हैं। ये टॉपिक पे आज हमारा ज़्यादा जानना और बात करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी बार ये कंडीशन की प्रोग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और इसके वजह से हम बहुत सी बार बच्चों को खो बैठते हैं और बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ये टॉपिक में बताएंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का क्या इम्पोर्टेंस है।
देखिए, ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं को कंट्रोल करती है, हर एक कोशिकाओं की गतिविधियों को कंट्रोल करती है। अगर सही मात्रा में ग्लूकोज नहीं रहा तो हमारा शरीर कार्य नहीं कर पाएगा और ख़ास करके हमारा दिमाग कार्य नहीं कर पाएगा। यानी ग्लूकोज का हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्या होता है, जब एक बच्चा माता के गर्भ के अंदर होता है तो बच्चे को जो ग्लूकोज का जो सप्लाई होता है वो माता के शरीर में से मिल जाता है और इसीलिए बच्चे की शुगर लेवल की फ्लक्चुएशंस उतनी नहीं कॉमन होती। लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ के बाहर आता है तो माता का उसका संपर्क टूट जाता है और माता के शरीर के द्वारा जो उसको ग्लूकोज मिल रहा था वो अचानक से हो जाता है बंद और इसी के वजह से बच्चे को लो शुगर होने के रिस्क कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और क्यों ये ब्लड शुगर कम हो सकता है, इसके पीछे देखिए बहुत सारी वजह है। उसमें से अगर एक वजह ये है कि अगर बच्चा सही तरीके से फीडिंग नहीं कर रहा है तो भी उसका ब्लड शुगर कम हो जाएगा। दूसरी वजह ये भी है कि अगर बच्चे के शरीर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन वाले हार्मोन का स्त्राव होगा या तो लेवल होगा तो भी उसका ब्लड शुगर डाउन हो सकता है। तीसरी वजह ये भी है कि अगर बच्चे के शरीर के अंदर जो ग्लाइकोजन वाला जो ग्लूकोज का जो स्टोर कंपाउंड होता है अगर उसकी मात्रा कम है तो भी बच्चे का शुगर डाउन हो सकता है। साथ ही साथ अगर बच्चे के शरीर में ग्लूकोज का उपयोग ज़्यादा है उसके शरीर के लेवल के कंपैरिजन में तो भी ब्लड शुगर डाउन होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। यानी ये 4 ऐसे वजह है जिसके वजह से लो ब्लड शुगर हो सकता है। अब किन किन शिशुओं को ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है, देखिए लिस्ट काफ़ी बड़ा है। मैं जो भी इम्पॉर्टेंट और कॉमन रीजंस है वो हम आज बात करेंगे। उसमें से सबसे पहली वजह है कि अगर गर्भावस्था के दौरान अगर माता का न्यूट्रिशन बराबर से नहीं था, यानी माता ने सही तरीके से पोषक द्रव्य वाला खाना नहीं खाया था, तो भी बच्चे का शुगर डाउन हो सकता है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि अगर माता को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ की बीमारी थी। अब देखिए, डायबिटीज़ की बीमारी माता को गर्भधारण करने के पहले भी हो सकती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, या तो फिर कभी कभार गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ आती है जिसको हम जेस्टेशन डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन की महिलाओं के बच्चों को ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है और ख़ास करके तब अगर उनका डायबिटीज़ सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तब। अब कैसे इसकी असर आती है ब्लड शुगर पे, इस पर हम बहुत ही जल्द बात करेंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर बच्चे का और माता का ब्लड ग्रुप में मिसमैच है। जी हाँ, और ख़ास करके ये RH फैक्टर का मिसमैच जब होता है तो क्या होता है, बच्चे को डिलीवरी के बाद में एक ख़ास कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सीवियर हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसके वजह से उनके शरीर के कोशिकाओं में बहुत परिवर्तन आते हैं और उसके वजह से भी लो ब्लड शुगर होता है। चौथी कंडीशन ये है कि अगर बच्चे के शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन है, या तो ये बाहर से है या तो ये शरीर खुद ही के शरीर में से बन रहा है, जैसे कि कोई ऐसे कैंसर्स होते हैं, पैनक्रियाटिक कैंसर, जिसके वजह से भी इंसुलिन का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है, तो भी बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। और एक वजह ये भी है कि अगर बच्चे की डिलीवरी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाले तनाव में से हुई है, जिसको हम स्ट्रेस डिलीवरी कहते हैं, तो भी हो सकता है। ये स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि बच्चे की डिलीवरी के पहले माता का मानसिक स्ट्रेस क्या था। अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द लेबर बच्चे की अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है तो भी शुगर डाउन हो जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चे को कोई जन्मजात दोष है, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे के अगर लिवर में कोई बीमारी है जिसके वजह से उनके ग्लाइकोजन स्टोरेज में प्रॉब्लम आ सकता है, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत सी बार बहुत से बच्चों को जन्मजात ही एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कुछ एंजाइम की तकलीफ़ें होती है, इसके वजह से भी उनको ये हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चा
प्री टर्म डिलीवरी है, यानी ज़रूरत और तारीख के पहले अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो भी ऐसे बच्चों को, प्री टर्म वाले बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चा का जो वज़न है ज़रूरत से कम है, जिसको हम स्मॉल फॉर जेस्टेशन एज कहते हैं, या तो फिर लार्ज फॉर जेस्टेशन एज, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा वज़न है, ऐसे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ गर्भ के अंदर अगर बच्चे का सही तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जिसको हम IUGR कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ कंडीशंस है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है, और ख़ास करके अगर गर्भवती महिला ने गर्भावस्था के दौरान कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन किया है। इसमें 2-3 दवाइयाँ आ जाती है। उसमें से पहली दवा है टर्ब्यूटैलिन, जिसको हम कहते हैं, बहुत सी औरतें अपनी फेफड़ा यानी कि लंग्स के बीमारियों के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज़ के इस्तेमाल में आने वाली एक दवा है जिसका नाम है सल्फोनिलयूरिया क्लास ऑफ दवाइयाँ। ये दवाइयों का सेवन करने के वजह से भी बहुत सी बार बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और बच्चों को ऐसे कोई इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, उसके वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखिए, बहुत औरतों को गर्भ धारण करने के पहले ही डायबिटीज़ होता है, और तभी बहुत सारी महिलाएं सल्फोनिलयूरिया वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये मरीजों को कहते हैं कि जैसे ही आप गर्भ धारण करें ये गोली आप नहीं लीजिए, लेकिन क्या होता है, कभी कभी अज्ञानता या तो फिर कभी कभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, खास करके छोटे शहरों में जहाँ पे औरतें ये गोलियों का फिर भी सेवन करते रहती है, और कभी कभी ऐसी नादानी में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और जिसका रिज़ल्ट फिर बच्चों को झेलना पड़ता है और लो शुगर की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरी एक कंडीशन है जिसका नाम है ट्रांजिएंट हाइपर इंसुलिनेमिया। क्या होता है? ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, नवजात शिशु के शरीर के अंदर कुछ थोड़े वक्त के लिए इंसुलिन हार्मोन की मात्रा ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा थी। ये कब होता है? ये ज़्यादा करके तब होता है अगर माता को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ था और वो सही तरीके से कंट्रोल में नहीं था, जिसको पुअर कंट्रोल कहते हैं। ऐसे बच्चों को ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, इसके पीछे क्या साइंस है, मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ। क्या होता है, एक माता और शिशु एक दूसरे से आवन यानी प्लासेंटा से जुड़े हुए हैं। जब माता का ब्लड शुगर बढ़ता है तो बच्चे का भी ब्लड शुगर बढ़ता है। जब माता का ब्लड शुगर बढ़ता है तो साथ ही साथ बच्चे का इंसुलिन लेवल में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और बच्चे के शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये होता है 9 महीनों के दौरान। अब डिलीवरी हो गई, अपने बच्चे को जन्म दे दिया है, नाल काट दी है, तो क्या होगा, माता और शिशु दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब क्या हुआ, शिशु के शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा जो थी वो कम हो रही है, लेकिन शिशु के शरीर के अंदर जो इंसुलिन ज़्यादा था वो कम नहीं हुआ है, यानी इंसुलिन ज़्यादा है और शुगर कम है। इस कंडीशन को हम हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं, और ये जो ज़्यादा वाला जो इंसुलिन है वो शिशु के शुगर को डाउन करते जा रहा है, और यही कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहा है। जितना ज़्यादा माता का शुगर अनकंट्रोल होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे के शरीर के अंदर इंसुलिन ज़्यादा होगा। तो इसको हम कैसे ठीक करें? बहुत ही आसान तरीका है, माता का ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल कीजिए, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो ये सारी कंडीशंस है जिसके वजह से एक शिशु को हाइपोग्लाइसीमिया होने के रिस्क कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि नवजात शिशु के अंदर लो शुगर के क्या क्या लक्षण और सिम्टम्स आ सकते हैं। देखिए, ये जो सिम्टम्स है बहुत सी बार बच्चों को नहीं भी हो सकते हैं, और इसके वजह से हमें ये पता नहीं चलता कि शुगर डाउन हो रहा है।
और अगर कभी कभार लक्षण आ भी जाते हैं तो कभी ये इतने वेग होते हैं कि इसको पकड़ में आना भी मुश्किल हो जाता है और इसके वजह से ये कंडीशन भी मिस हो सकती है। लेकिन अगर लक्षण आते हैं तो वो लक्षण क्या क्या है? उसमें से सबसे पहला लक्षण है, अगर बच्चे के शरीर में एक कपकपी है जिसको हम शेकीनेस कहते हैं, या तो फिर बहुत सी बार बच्चों को ऐंठन आती है, शीजर्स जिसको हम कहते हैं, वो आ सकती है। बच्चे की आवाज़ में परिवर्तन आ सकता है, यानी जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ में भी परिवर्तन होता है। कभी कभार बच्चा अगर हम देखें तो बहुत ही सुस्त सा दिख रहा है, वीक लग रहा है, टायर्ड लग रहा है, थका थका सा लग रहा है। बहुत सी बार बच्चे की जो सांस लेने हैं उसमें भी परिवर्तन आते। कभी कभार बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। कभी कभार उनकी जो सांस है वो बीच बीच में अटक जाती है, जिसको हम एपनिया कहते हैं। लो ब्लड शुगर होने की वजह से बहुत सी बार बच्चों के शरीर के तापमान में भी परिवर्तन आता है और उनका शरीर जो है ठंडा सा रहता है, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। अगर उनकी हम चमड़ी की बात करें तो बहुत सी बार उनकी चमड़ी में कोई जान नहीं, मायूसी चमड़ी जैसी दिखती है। कभी कभार उनकी चमड़ी और उनके ओंठ जो होते हैं वो ब्लू रंग के हो सकते हैं, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं। बहुत सी बार ऐसे बच्चे जो है वो फीडिंग यानी खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते और वो सही तरीके से फीड भी नहीं कर पाते। और एक लक्षण ये भी हो सकता है कि बच्चे के जो मसल यानी जो स्नायु के जो टोन होते हैं उसमें भी बहुत ही फ्लैसिडी होती है और उनके जो टोन जो होते हैं वो सही तरीके से नहीं होते। तो ये कुछ लक्षण होते हैं, खास करके जब हमें पता है कि अगर माता का हाई रिस्क है या तो बच्चा प्री टर्म है, तो ऐसी सभी कंडीशन में एज ए डॉक्टर और जो पैरामेडिकल के जो स्टाफ होते हैं वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं और हम खास करके बच्चे के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या ऐसे कोई लक्षण तो नहीं आते। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे इसकी जांच पड़ताल करते हैं। देखिए, जांच पड़ताल इस कंडीशन की बहुत ही आसान है और वो है एक सादी सी खून की जांच, जहाँ पे हम शरीर के अंदर कितना शुगर की मात्रा है उसको जानते हैं। ज़्यादा करके बच्चे के अंदर ये शुगर की जो जांच होती है उसको हम हील स्टिक मेथड कहते हैं, जहाँ पे हम खून उनके पैरों के तलिए यानी हील में से ऑब्टेन करते हैं। डिपेंडिंग बच्चे की क्या उम्र है और बच्चे का क्या वज़न है और बच्चे का क्या ब्लड शुगर लेवल है, उस हिसाब से हम कितना फ्रिक्वेंटली ब्लड टेस्ट करना वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादा करके 30 से 60 मिनट के अंदर हम ये रिपीटेटिव ब्लड टेस्ट करते रहते हैं, ये जानने के लिए कि शुगर लेवल में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शुगर लेवल और डाउन हो जा रहा है। कभी कभार हम खून की जांच के साथ साथ में कुछ ऐसी पेशाब की जांचें भी करवाते हैं, यानी जांच करना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब चलिए हम ये जानते हैं कि इस कंडीशन को हम ट्रीट या तो इलाज कैसे करते हैं। देखिए, अगर जैसे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम हाइपोग्लाइसीमिया है तो उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ये बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है, यानी कौन से सप्ताह में ये बच्चे का जन्म हुआ है, क्या बच्चा प्रीटर्म है या बच्चा फुल टर्म है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी करता है। ट्रीटमेंट ये बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की ओवरऑल हेल्थ क्या है। अगर बच्चा ओवरऑल तंदुरुस्त है तो ट्रीटमेंट आसान हो जाती है, खास करके प्री टर्म वाले बेबीज़ जहाँ पे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होता है, ऐसे बच्चे जो थोड़े ज़्यादा नाजुक होते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के ऑप्शंस भी हमें बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता है कि अगर माता को हाई रिस्क है तो डिलीवरी के पहले ही हम एज ए डॉक्टर माता को इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में तुरंत ही आपको उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खास करके छोटे शहरों में अभी भी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी मिथ है और अफवाह है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि माता का पहला दूध उनको नहीं देना चाहिए। तो ऐसी मिथ और अफवाह के साथ में भी हमें लड़के ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखिए, जब माता बच्चे को जन्म देती है उसके बाद में जो सबसे पहला दूध होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अच्छे एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चे को आगे
पूरी उम्र भर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करती है। इसलिए ये मिथ को भी तोड़ना पड़ता है और आपको तुरंत ही ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब ये इनिशिएशन रहता है, ये जितना हमें सुनने में आसान लगता है उतना आसान बहुत सी बार नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, बच्चे के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है। 9 महीने जब बच्चा शरीर के अंदर था, बच्चे को रेडीमेड ग्लूकोज मिल रहा था, बच्चे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन अब क्या हुआ, डिलीवरी हो गई, बच्चा बाहर आ गया है। अब बच्चे को अपना शुगर मेंटेन करने के लिए फीडिंग करना पड़ेगा। अब फीडिंग करने के लिए बच्चे को अपने मुंह के जो मसल्स जो है उसका इस्तेमाल करके ब्रेस्ट के ऊपर लैचिंग करनी पड़ेगी, उसमें सकिंग करके उसमें से दूध खींचना पड़ेगा। ये चीज़ एक बहुत ही बड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है एक नवजात शिशु के लिए। और बहुत सी बार क्या होता है, सही मात्रा में उतना दूध नहीं मिल पाता और इसीलिए बच्चे का मुंह थक जाता है और बच्चा भाई सही तरीके से फीडिंग नहीं कर पाता। साथ ही साथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मदर के एंगल से देखें तो मदर के लिए भी उतना ही नया एक्सपीरियंस है। मदर की भी बॉडी अभी नई नई माँ बनी है, इसलिए नया नया दूध का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बहुत सी बार दूध का प्रोडक्शन कम शुरुआती के स्टेज में होता भी है। साथ ही साथ अगर डिलीवरी के दौरान माँ थक चुकी है, डिलीवरी का लेबर पेन में थक गई है या तो सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो उसका अलग प्रकार का दर्द होता है। कुछ एनेस्थेसियाओं की दवाइयों का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से भी थोड़ा लैक्टेशन स्टार्ट में थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये सब वजह होती है जिसके वजह से इमीडिएटली कभी कभार लैक्टेशन उतना फास्ट नहीं होता और बच्चे को सही मात्रा में दूध नहीं मिल पाता। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो ऐसे स्टेज में हम जो ग्लूकोज जो होता है उसको पानी के साथ मिक्स करके हम बच्चों को देते हैं। कभी कभार इसके बावजूद अगर शुगर लेवल ठीक नहीं होता तो शुगर के ऐसी जेल आती है जिसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार हम जो रेडीमेड फीड जो आते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और ये रेडीमेड फीड जितना बच्चा अगर ओरली लेता है उतना अच्छा है। साथ ही साथ हम मदर और चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा एनकरेज करते हैं ताकि ये बॉन्डिंग भी बना रहे, ब्लड शुगर भी मेंटेन हो और और जो स्तनपान का मिल्क सप्लाई भी कम ना हो। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ऐसे नेचुरल मेथड्स। लेकिन अगर समझो ये सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं है और बच्चा फीड नहीं कर पा रहा, तो उन केसेस में हमें बच्चे को बाहरी ओर से ग्लूकोज भी देना पड़ सकता है। और कभी कभी हम जो इंट्रावीनस वाली जो लाइन होती है जिसके द्वारा खून में से हम उसको ब्लड सप्लाई में ग्लूकोज देते हैं, ऐसे केसेस में ज़्यादा करके हम डेक्स्ट्रोज वाले इंजेक्शनों का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी अमाउंट में शुगर लेवल एट ए टाइम देते हैं जिसको हम बोलस डोज कहते हैं। तो जब हम बोलस डोज देते हैं तब उस केसेस में यूजुअली हम बोलस डोज 2 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। यानी अगर बच्चे का वज़न 2 किलो है तो उसको 4 ml जितना फीड इनफ रहता है। और उसके दौरान हम हर 30 मिनट पे उनका ब्लड शुगर चेक करते रहते हैं देखने के लिए कि शुगर लेवल इम्प्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा। साथ ही साथ हम बच्चे की मॉनिटरिंग करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे की सांस लेने का रेट कैसा है, बच्चे का पल्स रेट कैसा है, बच्चे का टेम्परेचर, उसकी स्किन के कलर में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये सभी मेजर्स करने के बावजूद अगर बच्चे का ब्लड शुगर नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो उन केसेस में फिर हम ऐसे भी कोई दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जैसे ग्लूकागॉन वाली दवाइयाँ। हालांकि एक बहुत कम केसेस में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगर इसके बावजूद भी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता तो बहुत ही रेयर कंडीशन में कुछ ऐसे ऑपरेशंस करते हैं जिसके द्वारा जो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बन रहा वाला जो ऑर्गन है, पैनक्रिया है, उसकी भी सर्जरीज कर सकते हैं। लेकिन ये सभी कंडीशन बहुत ही रेयर केसेस में आती है। ज़्यादा करके ओरल फीड और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट फीडिंग और आईवी जो ग्लूकोज है, ये 3 मेजर से ब्लड शुगर हम बहुत आसानी से अचीव कर भी लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम ये जानते हैं कि बच्चे को अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं।
देखिए, कॉम्प्लिकेशंस आने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये कंडीशन को अगर टाइमली मैनेज नहीं किया तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है और बच्चे को हम बहुत सी बार खो भी देते हैं। ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए आवश्यक है, यानी सबसे ज़्यादा ब्रेन के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बच्चे को कभी कभार मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक प्रॉब्लम भी आ सकता है, कभी कभार बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी भी हो सकती है, बहुत सी बार बच्चे को सीजर्स यानी ऐंठने भी आ सकती है। कभी कभार ऐसे बच्चों को हार्ट के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और उनको हार्ट कंडीशंस भी हो सकती है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं अगर सही तरीके से ठीक ना करें। अब चलिए जानते हैं कि ये कंडीशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रॉब्लम कहाँ है और जैसे हमें प्रॉब्लम पता है हमें उस पर एक्ट करना है। यानी अगर माता का न्यूट्रिशन सही नहीं है तो उसको माल न्यूट्रिशन से हमें बचाना है। अगर गर्भवती महिला को कोई और बीमारियां है जैसे कि डायबिटीज़ है तो उसको हम सही तरीके से ठीक करना है। अब वो सही तरीके से ठीक करने के लिए हम उनको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंसुलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही वापस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज़ होता है, जब उनको हम इंसुलिन का सुझाव करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके माइंड में अफवाहें चली रहती है, कुछ यहाँ वहाँ की बातें रहती है। उनको लगता है कि ये इंसुलिन मेरे बच्चे को ख़राब कर देगी और इसीलिए वो इंसुलिन लेने से कतराते भी है। अगर ऐसी बात है तो आप प्लीज़ कतराइए नहीं। इनफैक्ट इंसुलिन आपके और आपके आने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमों से बचाएगी। ठीक है, बहुत सी बार बड़े छोटे शहरों में क्या होता है, महिला को पहले से डायबिटीज़ था, वो गोलियां पहले से ले रहे थे, वही गोलियां कंटिन्यू करते। तो ऐसे सब गड़बड़े ना हो, यही बात पे आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार हम एक्ट करते हैं। अगर हमें लगता है गर्भावस्था के जैसे ही बच्चे को डिलीवरी हुआ है और हम देखते हैं बच्चे का और माता का ब्लड ग्रुप क्या है और अगर हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखते हैं तो ऐसे भी कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे आगे आने वाले अगले बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिस पे हम ध्यान देते हैं और जैसे हमें पता है हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो बच्चे का हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स को हम अच्छे से प्रिवेंट कर पाएँ। ठीक है, तो ये आज हमने जाना कि हाइपोग्लाइसीमिया इन नियोनेट्स और न्यूबॉर्न बेबीज़ में क्या होता है। अगर आपको आज के इस वीडियो देखने के बाद में कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और हार्मोन रिलेटेड और डायबिटीज़ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। और बाजू में एक बेल आइकन है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर हाँ आपके कोई पर्सनल निजी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और उनका जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते।